हेलो दोस्तों, आज समझते हैं इंडिया पाकिस्तान वॉर 1947-1948 फर्स्ट वॉर आफ्टर इंडिपेंडेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आज हम समझेंगे इंडिया पाकिस्तान के फर्स्ट वॉर को। 200 साल की अंग्रेज़ों की गुलामी खत्म होने लगी क्योंकि अब अंग्रेज़ हमारी क्रांतियों को दबाने में असमर्थ हो रहे थे, जिसके रिजल्ट में अनगिनत फ्रीडम फाइटर के सेक्रीफाइस से हमारा इंडिया 15 अगस्त 1947 को एक आज़ाद कंट्री घोषित हुआ। बट ये फ्रीडम अकेले बिल्कुल नहीं आई थी, बट देश का पार्टीशन साथ लाई थी। उस टाइम पे देश के लीडर्स गद्दी के लिए लड़ रहे थे। इस चीज़ का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया क्योंकि वो हमें आज़ाद और प्रॉस्परस देखना नहीं चाहते थे। देश का पार्टीशन हुआ, एक और तो भारत ही रहा और एक और रिलीजियस नेशन पाकिस्तान बना, और यहीं से रखी गई नफरत की कभी ना ख़त्म होने वाली दरार। पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान को मिले हिस्से से खुश नहीं थे। वो चाहते थे और एरिया कवर करना। प्रिंसली स्टेट को भी चॉइस मिली थी, या तो इंडिया और पाकिस्तान में मिलने या इंडिपेंडेंट रहने की। यहीं से कश्मीर इशू का जन्म हुआ। कश्मीर के राजा उस समय हरि सिंह थे, जो विलय का फैसला नहीं ले पा रहे थे। हरि सिंह एक हिंदू शासक थे और उनकी 80% प्रजा मुस्लिम थी, और कश्मीर पे नज़र गाड़ने के लिए जिन्ना के पास इतनी वजह काफ़ी थी। मोहम्मद जिन्ना ने अपनी टीम के साथ मिलकर प्लानिंग स्टार्ट की। उन्होंने सेना की कुछ टुकड़ियों को कश्मीर के कुछ इलाके में भेज के हरि सिंह को उलझा दिया। कश्मीर में कुछ घुसपैठिए घुस आए जो हिंदू मुस्लिम हार्मनी को खराब करने लगे, सांप्रदायिक हिंसा फैलाने लगे। 3 अक्टूबर 1947 सांप्रदायिक हिंसा और दंगों के बीच थोरार, जो कि आज़ाद कश्मीर का उच्च डिस्ट्रिक्ट है, से हमलों की न्यूज़ आ रही थी। हमला कबालियों द्वारा माना जा रहा था। वहीं कबालियों के बीच पाकिस्तानी सैनिक उन्हें मिलिट्री मदद भी दे रहे थे। 22 अक्टूबर 1947 अबोटाबाद और इस्लामाबाद लगभग 10,000 पठानों की 2 टुकड़ी कश्मीर में एंटर हो गई थी। मुजफ्फराबाद में तैनात सेना के साथ भी वही हुआ जो गिलगिट में हुआ था। मुसलमान सैनिक अपने साथियों और सैनिकों को मारकर कबालियों से मिल गए। अगले दिन 23 अक्टूबर को दोमल में अटैक हुआ। धीरे धीरे कबालियों ने पूंछ, रावलकोट, उरी पर अटैक करके बारामूला तक पहुंच गए। स्टेट फोर्स ने कुछ वक्त तक सामना किया, फिर कबालियों ने बारामूला पर भी कब्जा कर लिया। अगले 3 दिनों तक लूटमार, हत्या करते रहे। लूटा हुआ सामान लेकर घर लौटने लगे और कश्मीर पे चढ़ाई करने का प्लान भूल गए। उनकी इसी गलती से पाकिस्तान का कश्मीर जीतने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। कश्मीर की ये हालत देख के कश्मीर के राजा हरि सिंह भारत में शामिल होने को राजी हो गए और इंडिया से आर्मी की हेल्प मांगने लगे, और उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। 27 अक्टूबर 1947 अब कश्मीर इंडिया का पार्ट बन गया था। अब टाइम आ गया था दुश्मन को करारा जवाब देने का। 27 अक्टूबर मॉर्निंग में सिख रेजिमेंट की एक बटालियन कर्नल दीवान रणजीत राय के साथ कश्मीर के लिए रवाना हुई और पहुंचे पटगांव में। वहां रणजीत राय ने एक टुकड़ी को कश्मीर को डिफेंड करने का ऑर्डर दिया और बाकी जवानों के साथ श्रीनगर बारामूला हाईवे पर निकलने का फैसला किया। वहां पाकिस्तान की एक टुकड़ी ने रोड ब्लॉक किया था, जिसे रणजीत राय और उनकी टीम ने रोका, और आगे अगले दिन उनका सामना पठानों के साथ हुआ। पठानों के नंबर बहुत ज़्यादा थे, बट एक घमासान गोलीबारी के साथ इंडिया के सैनिकों ने अपना परिचय दिया। उन्हें वहीं हरा के कर्नल दीवान रणजीत राय और उनके 25 सैनिकों वीर गति को प्राप्त हुए, बट वो दुश्मन के इरादे को चकनाचूर और उनकी गति को थाम चुके थे। कर्नल दीवान रणजीत राय आज़ाद भारत के गैलेंट्री अवार्ड को पाने वाले पहले सैनिक बने। उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से नवाजा गया। कर्नल दीवान रणजीत राय और उनकी सिख बटालियन की ये बहादुरी हमारे लिए वरदान साबित हुई। इंडियन आर्मी को टाइम मिला अपनी आर्मी कश्मीर में भेजने के लिए। 31 अक्टूबर 1947 इंडियन आर्मी की 161 इन्फेंट्री ब्रिगेड कश्मीर के लिए रवाना हुई, जिसके कमांडर थे ब्रिगेडियर LP सेन, और साथ ही एक कुमाऊं, 4 कुमाऊं और एक पंजाब बटालियन भी कश्मीर उतर चुकी थी। 2 नवंबर को एक खबर मिली कि बदगांव में 1000 अटैकर्स बदगांव एयरफील्ड पे अटैक करने वाले हैं। एक्चुअली कबाली अब बारामूला हाईवे से अटैक नहीं कर पा रहे थे सिख की बटालियन की वजह से, तो उन्होंने दूसरी तरकीब निकाली। उसमें से आधी टुकड़ी गुलमर्ग के रास्ते से बदगांव पहुंच गए
ताकि एयरफील्ड पे अटैक करके श्रीनगर पर चढ़ाई कर सके। 3 नवंबर मॉर्निंग में ब्रिगेडियर एलपी सेन ने एक टीम को पेट्रोलिंग के लिए बदगांव भेजा। इस पेट्रोलिंग का एम बदगांव में कबालियों की खोज करना था और दुश्मन पर नजर रखना था। एलपी सेन की एक टीम के साथ कुमाऊं 4 और कुमाऊं 1 की टीम भी थी। बडगांव में ये टीम पेट्रोलिंग कर रही थी, बट माहौल एकदम शांत था। इसी वजह से उन्हें लीड कर रहे मेजर सोमनाथ शर्मा को ऑर्डर मिला कि एक टीम को बडगांव रख के बाकी टीम को वापस भेज दिया जाए। मेजर शर्मा ने टीम को वापस भेज दिया। तभी वहां गांव में और जंगल में भेष बदलकर छुपे कबालियों ने अटैक कर दिया और यहाँ इंडियन इंटेलिजेंस की खबर सही साबित हुई, क्योंकि इंडियन इंटेलिजेंस से हमें पहले ये सूचना मिली थी कि बडगांव में अटैक होने वाला है। मेजर शर्मा ने गांव में अटैक करने को मना करके डिफेंसिव मोड में आने को कहा। कुमाऊं 4 के 50 सैनिक ही सारे कबालियों का सामना कर रहे थे, क्योंकि अगर वो मिस हो जाते तो एयरफील्ड पर कबालियों का कब्जा हो जाता। ये गोलीबारी बढ़ने लगी और इंडियन सैनिकों के गोली बारूद खत्म होने लगे। मेजर ने कमांड हेडक्वार्टर में एम्यूनेशन भेजने का संदेश दिया, पर कमांड ने उनकी सिचुएशन देख के उन्हें पीछे हटने का ऑर्डर दिया और वापस लौटने का आदेश दिया, बट टीम ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। दुश्मन के ज्यादा नंबर होने के बाद भी 4 कुमाऊं ने उनके होश उड़ा दिए थे, बट लगातार वो अपने साथी जवानों को खो रहे थे। मेजर शर्मा के एक बाजू में प्लास्टर होने के बाद भी वो एक जगह से दूसरी जगह राइफल में गोली भरने का काम कर रहे थे। सिचुएशन गंभीर हो रही थी, सैनिक कम हो रहे थे। लड़ते लड़ते मेजर शर्मा और उनके साथी वीर गति को प्राप्त हुए। अपने आखिरी क्षणों में उन्होंने एक मैसेज दिया कमांड को कि हमारे दुश्मन बस 50 गज की दूरी पे हैं, हमारे सैनिकों के नंबर भी बस कुछ ही बचे हैं, बट हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे और हम अपनी आखिरी सांस, आखिरी सैनिक और आखिरी गोली तक लड़ेंगे। अपनी इस बहादुरी और असाधारण सिचुएशन में भी अपना शौर्य का परिचय देने के लिए मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और परमवीर चक्र पाने वाले आज़ाद भारत के वो पहले सैनिक बने। 4 नवंबर 1947 दुश्मन ने बडगांव को कैप्चर कर लिया था, लेकिन वन पंजाब ने अगले ही दिन दुश्मनों को खदेड़ दिया और 3 नवंबर को शहीद हुए सैनिकों के शवों को बरामद किया। मेजर सोमनाथ शर्मा का भी शव उसमें शामिल था। इंडियन आर्मी पाकिस्तान की हर चाल को नाकाम कर रही थी और कबालियों के अटैक से श्रीनगर को डिफेंड कर रही थी, बट अब अटैक करने की बारी इंडियंस की थी। 161 ब्रिगेड एलपी सेन के सामने अब एक नया चैलेंज था, क्योंकि कबाली हाईवे से हटकर जंगलों में घुस चुके थे। सीधे तो वो एक सिख को नहीं हरा सकते थे, बट ये कबाली गोरिल्ला वॉरफेयर में माहिर थे, जो इंडियन आर्मी के लिए खतरा बन सकते थे। 5 नवंबर को कबालियों ने 1 सिख पर अटैक किया। 1 सिख का इन पे कोई अटैक 1 सिख का इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ और 1 सिख ने उनके इरादों को नाकाम किया, परंतु जंगलों में छुपे कबालियों से खतरा बढ़ रहा था। ऐसे में एलपी सेन ने अचानक से बड़ा फैसला लिया और अपनी टीम को कदम पीछे खींचने का ऑर्डर दिया, जिससे उनकी कड़ी निंदा हुई और उन्हें हटाने तक का लेटर प्राइम मिनिस्टर को भेजा, बट उसके लिए बहुत देर हो चुकी थी और 1 सिख बटालियन पीछे हट के शालातांग में अपनी पोजीशन संभाल चुकी थी। 6 नवंबर 7 लाइट कैवेलरी की 2 गाड़ियां राइफल इन्फेंट्री के साथ 161 ब्रिगेड हेडक्वार्टर पहुंच चुकी थी, जो इस कड़ी निंदा के बाद एलपी सेन के साथ एक अच्छी न्यूज़ थी। 6 नवंबर रात को आर्मी के इन्फॉर्मर द्वारा ये खबर मिली कि कबाली बारामूला और गुलमर्ग से शालातांग की ओर कूच कर रहे थे। जंगलों से निकल के ये कबाली शालातांग की ओर कूच कर रहे थे। ब्रिगेडियर एलपी सेन यही चाहते थे। अंधेरे में छोड़ा ये तीर सही निशाने पे लगा। एलपी सेन अब अपनी निंदा की हुई कसर दुश्मनों पर निकालने वाले थे। फर्स्ट टाइम इंडियन आर्मी डिफेंस मोड से हटके प्री प्लान अटैक के लिए रेडी थी। उनकी टीम 1 सिख, 1 कुमाऊं, 4 कुमाऊं, 7th लाइट कैवेलरी ने दुश्मनों को चारों तरफ से घेर लिया था और 3000 कबालियों, जिनका इरादा एक बड़ा अटैक करने का था, उन्हें हरा के डरा के हमेशा के लिए वहां से खदेड़ दिया।
कबाली अपना हथियार और सामान छोड़ के बारामूला की ओर भागने लगे। वन सिख आर्मी ने उनका पीछा करके उन्हें खदेड़ दिया और शालेतांग, पाटन टॉप, बारामूला, उरी में झंडा लहरा दिया। जंगलों में छुपे कबाली को एयरफोर्स ने अटैक करके खदेड़ दिया और श्रीनगर पे कब्जा करने का इरादा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट किरदार एलपी सेन का था, क्योंकि इतनी कड़ी निंदा के बाद भी एलपी सेन ने हार नहीं मानी। श्रीनगर के खतरे को तो इंडियन आर्मी ने हटा दिया, पर जम्मू की तरफ काले बादल मंडराने लगे। पाकिस्तान जम्मू को इंडिया से काटना चाहता था ताकि इंडियन आर्मी किसी भी हालत में श्रीनगर हेल्प के लिए ना पहुंच पाए। पार्टीशन के बाद लोगों का इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया आना लगा रहता था। पाकिस्तान से पीड़ित शरणार्थी मीरपुर, राजौरी, कोटली, पुंछ में आकर शरण ले रहे थे, बट बैड लक उनका, कबीलों ने कोटली, पुंछ, मीरपुर पर अटैक करना शुरू कर दिया था। बॉर्डर से टच होने के कारण सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स मीरपुर में बसे थे। मीरपुर में 6 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर को बड़े हमले किए गए, बट कुछ हमले लोकल लोगों की हेल्प से बेअसर कर दिए गए। महाराजा ने अपने कुछ सैनिक मीरपुर में तैनात किए थे, परंतु कुछ सैनिक सामने की टीम से सेन धर्म की वजह से दुश्मन से जा मिले। एक टाइम पे इंडियन आर्मी की कम्युनिकेशन लिंक बंद हो गई थी, जिसका फायदा उठा के दुश्मन मीरपुर घुस आए। मीरपुर की सिचुएशन गंभीर होने लगी, तो वहाँ के वजीर रतन सेन मीरपुर में अपने नागरिकों को छोड़कर जम्मू भाग गए। वहाँ के महाराजा के सैनिकों का मनोबल टूट गया, वो मैदान छोड़कर भागने लगे। इस बात का फायदा पाकिस्तानी सैनिकों ने उठाया। उन्होंने मीरपुर पे बड़े बड़े तोपों से हमला किया। बचे हुए सैनिकों और लोगों ने डिफेंड करने की हर मुमकिन कोशिश की। मीरपुर पे कबाली के लोगों ने बहुत अत्याचार किया। लोकल लोगों के नॉन मुस्लिम होने की वजह से उनके घरों में आग लगा दी, औरतों का रेप किया, बच्चों को भी नहीं छोड़ा। वहाँ के लोकल लोग तो खुद अपनी वाइफ को जहर देने लगे, और जहर न होता तो औरतें खुद को काट लेती ताकि वो पाकिस्तान अटैक से खुद को बचा सके। औरतें अपने बच्चों को लेकर उनसे बचने के लिए शहर के कुएं में कूद जाती। लगभग 18,000 लोगों का शहर में कत्ल किया गया। उन्हें जलाकर, काटकर, हवस का शिकार बना के औरतों को रावलपिंडी ले जाकर बेच दिया, बच्चों को बंदी बना लिया। लगभग 2000 बचे हुए लोग चल के इंडियन आर्मी के पास पहुंचे मदद के लिए। इंडियन आर्मी ने उनकी मदद की, उन्हें जम्मू पहुंचाया। इंडियन आर्मी और उनके लोगों ने दुश्मन को 1 मंथ तक उलझा के रखा, जब तक पूंछ डिस्ट्रिक्ट को फ्री नहीं किया गया। अब दिसंबर आ गया था। जम्मू कश्मीर में सर्दियों का महीना, भारी बर्फबारी का महीना। दिसंबर के महीने में जम्मू कश्मीर में बर्फ गिरने लगी थी, जो कबालियों और पाकिस्तानी सेना के लिए तो नॉर्मल था, बट इंडियन आर्मी ने तो कभी बर्फ ही पहली बार देखी थी, और उनके पास ठंड से सुरक्षा के लिए यूनिफॉर्म भी नहीं था। जम्मू कश्मीर का झांगर डिस्ट्रिक्ट स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था। 24 दिसंबर को दुश्मनों ने झांगर पर अटैक कर दिया, कब्जा कर लिया। दुश्मनों ने झांगर तो कब्जा लिया, इसीलिए वहां डिफेंड कर रही टीम 50 पैरा ब्रिगेड की टीम को झांगर से पीछे हटकर नौशेरा लौटना पड़ा। झांगर की इस जीत से पाकिस्तानी ने अगले दिन नौशेरा पे अटैक किया, बट ब्रिगेडियर उस्मान की टीम ने उन्हें करारा जवाब दिया। दुश्मन को तो पीछे खदेड़ दिया, परंतु अब झांगर 50 पैरा ब्रिगेड के अंडर नहीं था, और हिंदुस्तानी सेना के लिए जरूरी था कि झांगर को जल्द से जल्द कैप्चर किया जा सके और बचे हुए शहरों को भी डिफेंड किया जा सके। इसीलिए जम्मू कश्मीर डिवीजन से मेजर उस्मान को और भी सामान भेजा गया। उनके रेगुलरली खुफिया इंफॉर्मेशन और गोला बारूद भेजा गया। झांगर के विड्रोवल से नाराज कैप्टन उस्मान ने ये कसम खाई थी कि जब तक वो झांगर नहीं जीतेंगे वो बिस्तर पर नहीं सोएंगे। झांगर पाकिस्तानियों के अंडर था, और अब वो मीरपुर से झांगर, कोटली और पुंछ का यूज बेखौफ होकर कर रहे थे। खुफिया इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग दुश्मन अपने नंबर्स लगातार बढ़ा रहे थे। दुश्मन के नंबर अब 2000 से बढ़कर लगभग 6000 हो चुके थे, और ये नंबर लगातार बढ़ रहे थे, क्योंकि उनकी प्लानिंग तो नौशेरा पर एक बड़े धमाके की थी, एक बड़े अटैक की थी। क्योंकि अगर नौशेरा इंडिया के हाथ से चला जाता तो उसके बाद राजौरी और उसके बाद पुंछ भी हमारे हाथ से चला जाता। ब्रिगेडियर उस्मान को पूरा जनवरी तो दुश्मन की मूवमेंट
और छापामारी में चला गया। और फिर एक खुफिया इन्फॉर्मेशन मिली, कोट, पथराड़ी और उपराला दांडेसर में आके जमा हो रहे हैं। ये सभी पॉइंट्स नौशेरा के आसपास की पहाड़ियाँ थी जहाँ दुश्मन के एडवांस बेसिस थे। कोट एक ऐसा ट्रांजिट पॉइंट था जहाँ से राजौरी पर भी नजर रखी जा सकती थी और नौशेरा पे हमला होने पर दबाव भी बनाया जा सकता था। इसीलिए कोट को कैप्चर करना बेहद जरूरी था। 31 जनवरी 1948 को वेस्टर्न कमांड ने कोट पे कमांड करने के लिए ऑपरेशन कीपर लॉन्च किया, जिसे लीड करना था ब्रिगेडियर उस्मान को, और ये मिशन सक्सेसफुल भी रहा था। 1 फरवरी तक तो 50 पैरा ब्रिगेड ने कोट कैप्चर भी कर लिया था। कोट कब्जा होने से दुश्मन की कमर टूट चुकी थी, क्योंकि वो इसी पॉइंट से नौशेरा से राजौरी के बीच की हर सप्लाई को रोक पा रहे थे। इससे अब पाकिस्तानी बौखलाकर जल्द से जल्द नौशेरा पे हमला करना चाहता था। 6 फरवरी 1948 सुबह में 6:40 पर दुश्मन ने नौशेरा और कोट पर हमला कर दिया था और दोनों पोस्ट की टीम ने जवाब देना शुरू कर दिया था। तियानधार पर हो रहे हमले पे पोस्ट 2 की टीम करारा जवाब दे रही थी। बर्फ के बीच काले काले धब्बे उन्हें अपनी ओर आते दिखाई दे रहे थे। उनके नंबर्स भी काफी बढ़ रहे थे। दरअसल ये दुश्मन के हमले की पहली लहर थी, परंतु वहां डिफेंड कर रहे मेजर जादूनाथ ने उनका वेलकम गोलियों से किया और जवानों ने दुश्मन पर धावा बोल दिया। 27 जवानों के बदले 150 दुश्मन, ये कहीं से भी बराबरी का मुकाबला नहीं था, परंतु जवानों ने इनकी पहली लहर को बेअसर कर दिया था। दुश्मन डर के यहाँ से भाग गए और वन राजपूत की टीम को घायल जवानों की मरहम पट्टी करने का समय मिला। लेकिन कुछ समय बाद फिर बड़े नंबर में दुश्मनों ने फिर से अटैक किया और ये हमले की दूसरी लहर थी। दोनों ही तरफ भारी गोलीबारी और कैजुअलिटीज हो रही थी। सैनिक काफी घायल हो रहे थे, इसीलिए नौशेरा रीइंफोर्स मंगाने का मैसेज भेजा गया। सही सिचुएशन देखकर मेजर उस्मान ने 4 राजपूत की एक टीम को मेजर गुरदयाल सिंह की कमान में तियानधार भेज दिया था। जादूनाथ सिंह ने भारी नुकसान उठाते हुए दूसरे हमले की लहर को भी नाकाम कर दिया था। वन राजपूत की इस टुकड़ी को काफी नुकसान पहुंचा था, परंतु नायब जादूनाथ ये जानते थे कि दुश्मन की थर्ड लहर को किसी भी वक्त झेलना पड़ सकता है और उन्होंने टीम को लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। और कुछ देर बाद जैसा अंदाजा जादूनाथ सिंह ने लगाया था वो सही साबित हुआ और पाकिस्तानियों की तीसरी लहर भी शुरू हो चुकी थी। अब इंडियन आर्मी की इस टुकड़ी में 20 से भी कम सैनिक बचे थे और दुश्मन के इतने ज्यादा नंबर्स के आगे टिक पाना लगभग नामुमकिन था। दुश्मन बिल्कुल करीब आ चुके थे। नायक जादूनाथ ने अपनी सारी गोलियां दुश्मन के सीने में चला दी और गोली खत्म होने के बाद ब्लेड लेकर दुश्मनों के बीच उतर पड़े और दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। पर कुछ दूर खड़े दुश्मन ने जादूनाथ की छाती को गोलियों से भेद दिया था। जादूनाथ वीर गति को प्राप्त हुए। थोड़ी ही देर में रीइंफोर्समेंट तियानधार पहुंच चुकी थी। जब तक टीम वहां पहुंची 27 में से 24 जवान शहीद हो चुके थे और 3 सैनिक पोस्ट को डिफेंड कर रहे थे। नायक जादूनाथ और उनकी टीम ने कमाल की बहादुरी दिखाई थी और उनकी टीम की इसी सॉलिड डिफेंस को देख के दुश्मन सेना के हौसले ध्वस्त हो चुके थे और 3 राजपूत को वहां देखकर वो जंग का मैदान छोड़कर भाग निकले। पाकिस्तानी और कबालियों का हमला इतना भीषण था कि 27 जवान की टीम का वहां टिक पाना नामुमकिन था, लेकिन नायक जादूनाथ सिंह की और उनकी टीम ने ये कर दिखाया और लास्ट में दुश्मन वहां टिक नहीं पाया। नायक जादूनाथ को अपनी असाधारण वीरता और बहादुरी के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। नौशेरा तो हमने जीत लिया था। नौशेरा की जीत के बाद ब्रिगेडियर उस्मान ने झांगर पे अटैक करने का प्लान बनाया, जिसे ऑपरेशन विजय नाम दिया। पाकिस्तानी टीम और कबाली भी अपने नंबर बढ़ा रहे थे। ब्रिगेडियर उस्मान की 50 और 19 पैरा ब्रिगेड की टीम झांगर की तरफ चढ़ाई कर रही थी। मार्च के दूसरे हफ्ते ऑपरेशन विजय लॉन्च किया। 27 मार्च तक टीम झांगर पहुंच चुकी थी और इंडियन आर्मी ने सेंटर से हमला स्टार्ट किया। पाकिस्तानी टीम तेज गोलीबारी कर इंडियन आर्मी के सेंटर में पहुंच गई। इंडियन आर्मी ने उन्हें तीनों तरफ से घेर लिया। दुश्मन बीच में फंस चुका था। इंडियन आर्मी ने दुश्मन को तबाह कर दिया। बचे हुए कुछ दुश्मन मीरपुर और कोटली भाग गए और
19 मार्च 1948 को झांगर पर इंडिया का तिरंगा लहरा दिया। ब्रिगेडियर उस्मान की टीम ने झांगर से पाकिस्तानी टीम की एंट्री जम्मू कश्मीर के लिए हमेशा के लिए बंद कर दी। झांगर भी जीत लिया था। झांगर जीत के इंडियन आर्मी राजौरी की तरफ बढ़ा एक प्लान कर रही थी। इंडियन आर्मी राजौरी की तरफ तो बढ़ रही थी, परंतु नौशेरा और राजौरी के बीच के जंगलों में पाकिस्तानी टीम और कबालियों का झुंड था। इसीलिए इंडियन आर्मी के सपोर्ट के लिए वहां इन्फेंट्री टैंक को भेज दिया। 8 अप्रैल 1948 को राजौरी पर अटैक लॉन्च किया। 19 ब्रिगेड के साथ 4 डोगरा, लेफ्ट पे 2 जाट और राइट पर 2 राजपुताना और इंडियन टैंक भी इस अटैक के लिए शामिल थी। पर दुश्मनों ने एंटी टैंक बिछा दिए और हिंदुस्तानी के लिए चैलेंज बढ़ने लगा। तो इस चैलेंज को दूर करने की जिम्मेदारी 37 सोल्डफील्ड कंपनी को दी, जो माइंस डिफ्यूज करने के एक्सपर्ट थे, जिसे सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे लीड कर रहे थे। भारी गोलीबारी के बीच राघोबा की टीम एंटी टैंक माइंस को डिफ्यूज कर रही थी। इस काम में कितने सैनिक शहीद हुए, राघोबा राणे बुरी तरह घायल हुए और एक कान से बहरे भी हुए, परंतु हार ना मानते हुए एंटी टैंक को फेल करते हुए राजौरी तक पहुंचे इंडियन टीम के साथ। 12 अप्रैल 1948 को इस भारी संघर्ष के साथ इंडिया का झंडा लहरा दिया। तो अब फाइनली राजौरी भी हमारा हो चुका था, परंतु हम गिलगिट कैसे हारे ये देखते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद प्रिंसली स्टेट को इंडिया या पाकिस्तान में जुड़ने का या इंडिपेंडेंट रहने की मंजूरी थी। काफ़ी प्रिंसली स्टेट तो अपना विलय होने का फैसला ले चुके थे, परंतु महाराजा हरि सिंह अभी भी फैसला नहीं ले पा रहे थे। तभी एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ था, जो पाकिस्तान ने तो एक्सेप्ट किया था, परंतु इंडिया ने नहीं किया था। पाकिस्तानी तो कश्मीर को जम्मू और गिलगिट के रूट से कब्जा करना चाहते थे, परंतु गिलगिट अंग्रेजों ने 60 साल के लिए लीज पर लिया था, जिससे कि रशियंस आके अफगानिस्तान को कैप्चर ना कर सके, क्योंकि अंग्रेजों वो अफगानिस्तान को रसिया से बचाना चाहते थे। परंतु पार्टीशन के बाद अंग्रेजों ने गिलगिट महाराजा हरि सिंह को सौंप दिया था। इसीलिए हरि सिंह ने ब्रिगेडियर घनसारा सिंह के अंडर टीम को वहां तैनात कर दिया था, परंतु वहां की सिचुएशन कुछ ठीक नहीं थी। पाकिस्तानी आर्मी ने स्टैंड स्टिल साइन करने के बाद भी गिलगिट पर अटैक कर दिया था। तब हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को इंडिया में विलय होने का फैसला लिया, बट गिलगिट में कहानी कुछ और ही चल रही थी। 31 अक्टूबर 1947 को गिलगिट स्काउट ने आर्मी ने गवर्नर हाउस को घेर लिया और घनसारा को सरेंडर करने को कहा, और वो सरेंडर करने को राजी भी हो गए, क्योंकि उनके पास ना तो श्रीनगर से सपोर्ट था, ना ही मिलिट्री से सपोर्ट था। गिलगिट स्काउट सरेंडर करने के बाद भी रुकी नहीं और इंडियन इन्फेंट्री के जवानों की हत्या की, जिसमें मेजर विलियम ब्राउन का बहुत बड़ा हाथ था। पाकिस्तानी टीम ने इस तरह दिखाया कि गिलगिट के लोग विद्रोह कर रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं था। गिलगिट के लोग विद्रोह नहीं कर रहे थे, ये बस मेजर ब्राउन ने उकसाया था, जो बाद में उन्होंने अपनी बायोग्राफी में एक्सेप्ट भी किया। विलियम ब्राउन का ये गिलगिट का तख्ता पलट बताता है कि कैसे भारत अंग्रेजों की धोखाधड़ी का शिकार हुआ। ऐसे हमने गिलगिट खो दिया था। अब चलते हैं स्कार्दू की डिफेंस की ओर। 1 नवंबर 1947 में गिलगिट पर पाकिस्तानी झंडा लहराकर गिलगिट स्काउट और अन्य पाकिस्तानी आर्मी ने स्कार्दू पे हमला करने की तैयारी कर रहे थे। उस समय स्कार्दू की कमान लेफ्टिनेंट कर्नल एस थापा के हाथ में थी। उन्हें ऑर्डर मिले थे अपने 75 ऑफिसर्स के साथ स्कार्दू पहुंचने के। वहां जाकर उन्होंने देखा कि 75 जवानों के साथ स्कार्दू जीतना पॉसिबल नहीं था। उन्होंने हेल्प के लिए श्रीनगर हेडक्वार्टर को कहा और कहा कि स्कार्दू से पीछे हटके कारगिल में बेस बनाने की अनुमति दे, परंतु हेडक्वार्टर ने उनकी स्कार्दू से पीछे हटने की मांग को खारिज कर दिया और उन्हें जल्द से जल्द सप्लाई पहुंचाने, रीइंफोर्समेंट पहुंचाने का आश्वासन भी दिया। परंतु ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि उन दिनों उस एरिया में अत्यंत ठंड और बर्फबारी हो रही थी। हेडक्वार्टर से ऑर्डर आने के बाद कर्नल थापा ने स्कार्दू के डिफेंस के लिए अपने सैनिकों का पोजीशन तय कर लिया। 2 टीम, एक सिख और एक मुस्लिम टीम को अलग अलग जगह तैनात किया।
दोनों तरफ की टीम ने अपनी पोजीशंस ले ली थी। सिख टीम ने पाकिस्तानी टीम पे अटैक किया। इस अटैक में सिख टीम ने अच्छे से डिफेंड किया और कैप्टन किशन सिंह के साथ कई जवान शहीद हो गए। परंतु कैप्टन नेक आलम की टीम ने हमले को रोकने के लिए कोई अटैक नहीं किया और वो दुश्मनों में शामिल हो गए और कर्नल थापा को ये पता भी नहीं चला कि उनके दोनों पोस्ट उनके हाथों से जा चुकी थी और दुश्मन स्कैर्दू पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। 10 फरवरी 1948 को कैप्टन प्रभात सिंह और 90 सोल्जर्स की एक टीम स्कैर्दू पहुंच चुकी थी और ये श्रीनगर द्वारा भेजी गई पहली रीइंफोर्समेंट थी। परंतु अगले ही दिन स्कैर्दू पे अटैक हो गया। 600 हमलावरों ने अटैक करने का प्लान बनाया और अटैक किया और इंडियन सोल्जर्स को चौंका दिया। परंतु इंडियन सोल्जर्स भी कहाँ कमजोर थे, उन्होंने पलटवार करके हमलावरों की टीम को हल्का कर दिया। 6 घंटे चली इस लड़ाई में दुश्मन हार मानकर स्कैर्दू से पीछे हट गए। 13 से 15 फरवरी के बीच स्कैर्दू में और रीइंफोर्समेंट भेजे गए, परंतु दुश्मन भी शांत नहीं बैठे थे, अपने टीम के नंबर लगातार बढ़ा रहे थे। पाकिस्तानी स्कैर्दू के किले को भेदने की रणनीति बना रहे थे, परंतु कर्नल थापा ने किले की सबसे ऊंची दीवार से निगरानी करना शुरू किया और हेडक्वार्टर में और सोल्जर्स और रीइंफोर्समेंट की मांग की, मगर दुश्मनों ने श्रीनगर से स्कैर्दू आने वाली रोड पर तैनात हो गए थे और वहां हेडक्वार्टर में रीइंफोर्समेंट भेजने के लिए एक कॉलम तैयार की जिसे बिस्किट कॉलम कोड नाम दिया गया। वो निकल चुकी थी और दुश्मन जो रास्ते में तैनात थे उन्होंने बिस्किट कॉलम पर अटैक कर दिया था। कुछ जवान शहीद हो गए और कुछ वापस श्रीनगर लौट गए और स्कैर्दू में रीइंफोर्समेंट नहीं पहुंच पाया। इससे जो स्कैर्दू में डिफेंस तैनात थी उन्हें फर्क पड़ने लगा, क्योंकि 3 बार हुए भयानक अटैक में डिफेंस करारा जवाब तो दे पा रही थी, परंतु जवानों के लिए राशन और एम्यूनेशन कम होने लगे थे। परंतु अगर कुछ कम नहीं हो पा रहा था तो वो था दुश्मनों का अटैक। इसी बीच कर्नल थापा की डिमांड से 19, 20 और 29 जून को फाइटर प्लेन से दुश्मनों पे बमबारी करवाई गई, जिससे स्कैर्दू में डिफेंडर्स को कुछ हद तक राहत मिली। लेकिन इधर जंग की स्टार्टिंग में ही कारगिल और द्रास ढह चुके थे और कारगिल तक दुश्मन का पहुंचना हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। दूसरी तरफ स्कैर्दू में राशन और गोली खत्म होने के कगार पर थे, लेकिन टेम्पटेशन प्लेन द्वारा वहां पहली बार राशन की सप्लाई गिराई गई। परंतु टेम्पटेशन प्लेन द्वारा सप्लाई गिराने की भी लिमिट थी, लेकिन वहां सैनिक, सिविलियन और रेफ्यूजी के नंबर बहुत ज़्यादा मात्रा में थे। अंदर भूखे और बीमार लोग दम तोड़ रहे थे और सोल्जर्स भूखे रहकर जंग लड़ रहे थे। एक बार फिर टेम्पटेशन प्लेन ने 7 अगस्त को 2 कंटेनर गिराए और ये लास्ट टाइम था जब वो सप्लाई करने के लिए यहाँ आए थे, क्योंकि अब इन सब के लिए काफ़ी देर हो चुकी थी। हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुके थे और 9 अगस्त 1948 में पाकिस्तानी ने वहाँ 3.7 इंच माउंटेनियस हाइट्जर तोपों का यूज़ करना शुरू कर दिया था। ये वही तोपें थी जो उन्हें ब्रिटेन से मिली थी। 12 अगस्त को हाइट्जर से हमला फिर से शुरू किया गया और साथ ही साथ 200 हमलावरों ने धावा बोल दिया। डिफेंडर सैनिकों ने भी शानदार जवाब दिया, लेकिन एम्यूनेशन जल्दी से खत्म हो रहे थे। किले में रखा गोलियों का आखिरी डब्बा भी खत्म हो चुका था। लेकिन सरप्राइज की बात यह थी कि 4 घंटे चले इस हमले में इंडियन सोल्जर्स दुश्मनों को किले से पीछे हटाने में कामयाब रहे थे। फिर चाहे उन्हें बिना गोलियों के हाथों से लड़ते हुए अपनी जान क्यों ना गंवानी पड़े, लेकिन अब लास्ट राशन बचा था, तो वहाँ किले में मौजूद लोकल्स और रेफ्यूजी का जीनोसाइड ना हो जाए तो कर्नल थापा के पास सरेंडर करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। लेफ्टिनेंट कर्नल शेर थापा के पास 281 में से 35 जवान बचे थे, वो भी आधे घायल। तो उन्होंने हेडक्वार्टर में आखिरी संदेश भेजा कि सरेंडर के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा। 14 अगस्त 1948 को स्कैर्दू सरेंडर कर चुका था, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल शेरजंग थापा ने
अपने असाधारण रूप का परिचय दिया था और भारी बाधाओं के खिलाफ भी 6 मंथ तक स्कार्दू को डिफेंड किया, एक के बाद एक हमले को अंत तक हराया। लेकिन दुश्मन सप्लाई और रीइंफोर्समेंट के सप्लाई को वंचित रखने में कामयाब रहा था। परंतु इंडिया पाकिस्तान के इस पहले वॉर में इंडियन सोल्जर्स ने अपनी बहादुरी का करारा प्रदर्शन दिया और जम्मू कश्मीर को डिफेंड करने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश की। तो है ना हमारे हिंदुस्तानी सैनिक महान। जय हिंद, जय भारत। इतिहास से जुड़ी ऐसी और भी चीज़ों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।